हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। ऑडियो वीडियो ठीक है सब? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। महेश, जुगल, अभिषेक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी तो हमारे मेंस वाले स्टूडेंट्स तो काफ़ी सेंसिबल है। जब तक मैं नहीं आई थी क्लोज टेस्ट पढ़ भी लिया होगा। कुछ तो मेरे आने का वेट कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ने तो पढ़ रखा होगा। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? एक बार बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है सब। स्टार्ट किया जाए। ओके, तो चलो चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज बिफोर आई स्टार्ट एक चीज और बता देना। सोच रहे होंगे ना कि मैम आप टेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। बता रही हूँ क्यों नहीं ले रही हूँ मैं। बिफोर आई स्टार्ट एक बार बता देती हूँ। आपकी आपकी क्लास तो 30th तक रहने वाली है। ओके, 30 तारीख तक मैं आपकी क्लास लूंगी। ओके, और आपकी हाँ 30th तक तो आपका क्लास चलेगा ही चलेगा। 31st को कुछ दिवाली मना रहे हैं, कुछ फर्स्ट को मना रहे हैं, तो इस दिन तो छुट्टी होगी। तो मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को क्लास ले लूँगी, बट सैटरडे क्लास नहीं ले पाऊंगी इसलिए क्योंकि ऑफिस बंद रहेगा। ऑफिस पूरा 31st को भी बंद रहेगा, ऑफिस फर्स्ट को बंद रहेगा। ओके, और सेकंड को तो सैटरडे ही है, और संडे को थर्ड है। पहले तो सुन लो ध्यान से क्या बताना चाह रही हूँ। लाइन ऑफ एक्शन। ओके, थर्ड आपका संडे है, तो संडे तो ऐसे ही छुट्टी रहने वाली थी। मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को क्लास ले लूंगी। ऑफिस अगर खुलता है तो सारे स्टाफ भी जा रहे हैं, छुट्टी पे सब जा रहे हैं, तो इनकी भी ना पूरा संडे तक बंद रहेगी। ओके, संडे तक बंद रहेगी, लेकिन मेरी छुट्टी 2 दिन की और है ना। मैंने आपको बताया भी था आई बी गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो मेरी छुट्टी मंडे भी है और मेरी छुट्टी ट्यूसडे भी है। ठीक है, ट्यूसडे भी है। ओके, तो मैं ट्यूसडे को आफ्टरनून तक आ जाऊंगी, बट आपके क्लास के समय तक नहीं आऊंगी। मुझे लग रहा है मुझे आने में 3-4 बज जाएगा। ओके, तो मंडे ट्यूसडे भी आपकी छुट्टी रहेगी। तो इस बीच में मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है, इस बीच में मैं उसी लिए टेस्ट ले रही हूँ। टेस्ट लेके ये वाला क्लास को वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि टेस्ट शेड्यूल कर देती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं मॉक नहीं ले रही। ओके, मुझे थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना है। ओके, आउट ऑफ स्टेशन जाना है। ओके, तो मैं लौटूंगी 5 तारीख को। 5 तारीख को लौटूंगी, तो मैं बीच में ना टेस्ट शेड्यूल कर दूंगी। ठीक है, देखती हूँ मैं कितना टेस्ट शेड्यूल कर पा रही हूँ, आपको बता दूंगी। ओके, और ये टेस्ट कहाँ पे शेड्यूल करूंगी, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तो आप बाकी का सब्जेक्ट पढ़ना या और भी कुछ रिवाइज करना। मैं अपने ऐप पे टेस्ट शेड्यूल कर दूंगी, आप उस टेस्ट को देना। ओके, हाँ, while I'll be on leave, ओके, आप टेस्ट देना। उसीलिए मैंने ना आज टेस्ट नहीं रखा, कल भी नहीं रखूंगी, परसों भी नहीं रखूंगी, पूरा क्लास ले लेती। मेरे एब्सेंस में मैं टेस्ट रखूंगी, आप उस टेस्ट को देना और बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ना। ओके, चलो स्टार्ट करो। अरे ये वाला था, अब आप आराम से पढ़ो। साइड हो जाती हूँ मैं। पढ़ी। अरे ओनर मैं हूँ तो स्टाफ की भी तो छुट्टी होती है।
हेलो। हाँ हिमांशु, एक्चुअली मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, मैं क्लास के बाद करती हूँ, ठीक है, 2:30 बाद। ओके, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स, आपका एसबीआई एसोसिएट में हुआ है। ओके ओके, तो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी ना ऑल्सो? ओके ओके, ठीक है। अभी मैं क्लास में हूँ, आई विल बी टॉकिंग आफ्टर, आई विल बी स्पीकिंग टू यू आफ्टर 2:30, ओके। चलो ओके। फेस्टिवल की वजह से बच्चे क्लास में कम हो गए। स्टार्ट किया जाए। सिर्फ इंग्लिश का मौका रहेगा, चलो पहला वाला का आंसर देना। अरे मैं नहीं भी रहूं ना, नहीं भी रहूं तो टेस्ट भी शेड्यूल करूंगी, और आपके पास इतना कंटेंट दिया है ना यूट्यूब पे कि कुछ ना कुछ कंटेंट उठा के आप पढ़ोगे, कुछ नया ही सीखोगे, और तब तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना। पहला वाला का आंसर इज सर्टेन, और कुछ बच्चे बोल रहे सर्टेन है, अगर सर्टेन है तो श्योर भी हो सकता था, आंसर इज डाउटफुल। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्लासिफाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वाला, रुको रिफ्रेश कर लेते। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड कर रहे हो? ब्लिजर्ड का मतलब जानते हो? ब्लिजर्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान को, आइसी स्टॉर्म को ब्लिजर्ड बोलते हैं। वेवर्ड का मतलब है एबनॉर्मल, थोड़ा सन की एबनॉर्मल स्ट्रेंज बिहेवियर को बोलते हैं। आंसर इज दिस, थोड़ा सा नॉर्मल से हटके। ब्लिजर्ड का मतलब होता है आइसी स्टॉर्म, बर्फीले तूफान को बोलते। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट। कन्फ्रंट करना, हाँ सामने फेस करना। फोर्थ वाला, बिजार से कंफ्यूज हो गए हैं, अच्छा नेक्स्ट वाला, अक्यूमुलेट्स कहाँ से होगा? अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। स्कोर बताइएगा, स्कोर बताना। फाइव में 3 आया है, 4 आया है, 0 आया है,
अब मेंस के बच्चों का 0 आ रहा है, तो देखो क्या करना है। 3 आया है, 3 आया है, 5 में 5 भी आया है, 4 भी आया है, 2 भी आया है, मिनिमम 3 से ज्यादा तो आना ही चाहिए। आ जाओ होमोसेपियन, चलो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। 2 आया है, शिखा का 2 आया है, कल अभय का 4th वाला रॉन्ग हो गया है मैम, 4th वाला रॉन्ग हो गया है, 4th वाला रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना। और जो एसिमिलेट कर रहे हैं 2 के साथ तो V1 आएगा, और देखो 2 के साथ V1 आएगा, ठीक है, एसिमिलेट तो बिल्कुल नहीं। चलो बताती हूँ मैं। द जनरेशन गैप इज अनदर ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट सेट होमोसेपियंस किसको बोलते हैं? ये मैन का साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन बींग्स को, मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। और इसी से एक वर्ड निकल के आया है सेपियन। सेपियंट लोग कौन होते हैं? जो समझदार होते हैं, वाइज होते हैं। जैसे भगवान को समझदार बना के भेजा है ना, भगवान ने, भगवान को नहीं सॉरी, ह्यूमन बींग्स को भगवान ने सेपियंट बना के भेजा है, समझदार बना के। तो ये बोल रहे हैं ना कि जनरेशन गैप तो आप लोग समझते ही हो, एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के विचारों में जो भेदभाव होता है। कभी कभी पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप हो जाता है, झगड़ा होने लगता है। ओके, वो कुछ और सोचते हैं, उनका नजरिया लाइफ के लिए और है, आप लोग का कुछ और होता है, उस को भी हम जनरेशन गैप बोल देते हैं। विचारों में मतभेद हो रहा है बिकॉज ऑफ जनरेशन। तो ये बोल रहे हैं जनरेशन सेट अपार्ट का मतलब है अलग, अलग करना। जनरेशन गैप एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन बींग्स को एनिमल से अलग करता है। ह्यूमन बींग्स में जनरेशन गैप होता है, ह्यूमन बींग्स में विचारों में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एनिमल्स में थोड़ी जनरेशन गैप होता है। ऐसा थोड़ी है कि एनिमल अपने पुराने जनरेशन से लड़ झगड़ रहे हैं, उनके विचारों में मतभेद हो रहा है। ये जनरेशन गैप सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, और यही चीज उनको जानवरों से, एनिमल से, ये कैरेक्टरिस्टिक अलग बनाता है। It is dash if ever the most intelligent of apes ever blame its juniors। देखो if लगा है, if यहाँ if कंडीशन नहीं बता रहा, डाउट बता रहा है। ओके, इट इज डाउटफुल। ये डाउटफुल है कि कभी 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 इंटेलिजेंट एप ने अपने जूनियर को ब्लेम किया होगा। ओके, अपने जूनियर, जैसे हम बोलते हैं अपने जूनियर पीढ़ी को हम लोग ब्लेम करने लगते हैं, तुम्हें रहने नहीं आता, ये वो। जानवरों में ऐसा थोड़ी होता है। तो इट इज डाउटफुल। अगर सर्टेन करते तो सर्टेन और श्योर दोनों का मतलब होता सेम होता है, दोनों हो सकता था, बट दोनों में से कोई आंसर नहीं है। इट इज डाउटफुल कि कभी जानवरों ने एक दूसरे को ब्लेम किया होगा जनरेशन को लेकर, जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। क्लासिफाइड भी नहीं होगा, इट इज क्लासिफाइड इफ एवर। क्लासिफाई का मतलब है अलग अलग टुकड़ों में, क्लास में बांटना। इफ लगा है, इफ में डाउट आ रहा है तो डाउटफुल लगाओगे। इट इज डाउटफुल कि कभी इंटेलिजेंट एप ने अपनी जूनियर को ब्लेम किया होगा फॉर देयर डैश वेज। ब्लिजार्ड का मतलब होता है, ये बिजार नहीं है, बिजार का मतलब तो विचित्र हो गया, बर्फीला तूफान। कि कभी कभी हम एबनॉर्मल, हम हमारे बड़े हमें ब्लेम करते हैं ना जूनियर को, उनके एबनॉर्मल तौर तरीकों के लिए। ह्यूमन बींग्स में होता है, बट जानवरों में डाउटफुल ऐसा नहीं होता है, फॉर देयर मोटिवेटेड वेज। और मोटिवेटेड एक पॉजिटिव चीज है, और पॉजिटिव चीज के लिए थोड़ी किसी को ब्लेम करोगे, पॉइंटेड वेज भी नहीं करेंगे। ओवर द इयर्स, जैसे जैसे समय बीतता चला गया है, पीपल हैव ट्राइड टू एनालाइज इट, ये जनरेशन गैप को, एक्सप्लेन इट, अंडरस्टैंड इट, इवन इग्नोर इट, बट इट रिमेन्स रेडी टू डैश ईच जनरेशन। राघव, मैंने आपको बताया है ना कि जो इफ है ये कंडीशन भी बताता है और इफ डाउट भी बताता है। ठीक है, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट। तो यहाँ तो कंडीशन बताया, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ डाउट बता रहा है इफ। ठीक है, यहाँ डाउट बता रहा है। तो ये बोल रहे हैं जनरेशन गैप को लोगों ने एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, कभी कभी इग्नोर भी करते हैं, बट ये जनरेशन गैप रह ही जाता है। रेडी टू डैश ईच जनरेशन, हमारे पुराने जनरेशन के लोग आने वाले ईच जनरेशन का क्या करने के लिए तैयार रहते हैं। रेडी टू कहाँ चला गया,
रेडी टू डैश ईच जनरेशन। ईच जनरेशन को क्या करोगे? ओके हमारे मतलब जो लोग हैं दूसरे जनरेशन वाले लोगों का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं ना, क्रिएट थोड़ी करते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्रिएट नहीं होगा ना, दे आर रेडी। ईच जनरेशन का आमना सामना होता है, इसी वजह से तो जनरेशन गैप होता है। असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, अप्रूव करना, सहमति देना। तो असेंट थोड़ी दे रहे हैं, दूसरे जनरेशन को सहमति थोड़ी दे रहे हैं, दूसरे जनरेशन को क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं। क्रिएट तो जनरेशन हो चुका है। जैसे जैसे जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का सामना होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का सामना होगा, आमना सामना, तभी तो जनरेशन गैप आता है ना। कन्फ्रेंट, सस्पेक्ट का मतलब है डाउट करना, डाउट। हाँ, इफ वाला सेंटेंस जो है ना वो पास्ट में भी जा सकता है। अरे पास्ट में भी जा सकता है अगर इफ डाउट बता रहा है ना। ओके अगर इफ डाउट बता रहा है तो हम पास्ट टेंस में भी ले जा सकते हैं, पास्ट टेंस में डाउट कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। इफ ही विल ब्लेम भी हो सकता है, इफ ही ब्लेम्ड भी हो सकता है। कन्फ्रंट करना मतलब फेस करना, सामना करना। ओके ये एक दूसरे का सामना करते हैं। एज इट ट्राइज टू डैश इट्स ओन डैश लाइफ एंड लिविंग। हाँ, हर जनरेशन के लोगों का एक अपना नजरिया होता है। सपोज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दो। ये देखिए, लाइफ, अपने लाइफ और अपने लिविंग से रिलेटेड हर जनरेशन का क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड तो वो सब जनरेशन में एक अलग स्टैंडर्ड होता है। हर जनरेशन का स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना एक मापदंड। तो यहाँ पे वो समझ में वो नहीं बन रहा है। हर जनरेशन का लाइफ और लिविंग से रिलेटेड अपना एक नजरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। जनरेशन गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि हर जनरेशन का अपना अपना नजरिया है लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव होगा। अब देखो, पर्सपेक्टिव हो गया तो आप अपने पर्सपेक्टिव को क्या करते हो? टू डैश इट्स ओन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है नजरिया बनाना। नजरिया को इकट्ठा थोड़ी करोगे, लाइफ से रिलेटेड नजरिया को इकट्ठा थोड़ी करोगे और टू के साथ V1 आता, ये तो होगा नहीं। एनिलेट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, तो लाइफ से रिलेटेड फॉर्मुलेट का मतलब है क्रिएट करना, क्रिएट। आगे बढ़े, फोर्थ को मैंने छोड़ दिया। जब कुछ नहीं समझ में आए ना तो आगे वाला देखो। ईच जनरेशन, ये बोल रहे हैं कि जनरेशन, हर जनरेशन का आमना सामना होता है और जनरेशन का आमना सामना हो रहा है और उसी की वजह से जनरेशन गैप आ रहा है। पूरा सेंटेंस का थोड़ा मूड देखो, जनरेशन गैप क्यों आ रहा है? हर किसी का नजरिया लाइफ को लेकर अलग है, लिविंग को लेकर। ओके तो असिमिलेट नहीं होगा ना। असिमिलेट कैसे हो जाएगा? टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। ठीक है, V1 फॉर्म आएगा अगर, तो यहाँ तो V5 है ना। और वैसे असिमिलेट भी होता ना तो वो नहीं होता। हम लाइफ का नजरिया को इकट्ठा थोड़ी करते हैं, आप नजरिया क्रिएट करते हो, फॉर्मुलेट करना। आगे बढ़ते हैं ना। वेवर्ड का मतलब है थोड़ा सा इरेटिक। वेवर्ड मतलब बहुत विचित्र, वेरी पिक्यूलियर, एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए हम थोड़ी जूनियर को ब्लेम करते हैं, जानवर। लेकिन हम लोग ब्लेम करते हैं ना, आपके पेरेंट्स आपको करते होंगे। उनके जनरेशन में ना कुछ और चीजें होती है तो आपको देखते होंगे ना, आप हट के कर रहे हो तो आपको लगेगा तो ये तो बड़ा अटपटा कर रहा है। ओके ये तो एकदम कुछ एबनॉर्मल चीजें कर रहा है, क्योंकि वो अलग जनरेशन के, आप लोग अलग जनरेशन के लिए। बट जानवरों में ये सब चीज नहीं होता है, वेरी अनकॉमन, वेरी एबनॉर्मल। ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो सब जनरेशन में सेम होता है। ओके सब जनरेशन में सेम होता है, वहां पे जनरेशन गैप नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स के समय में जो था ना वही वही सही होता है। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा तो बदलना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा पेरेंट्स को बदलना पड़ता है, बट कई चीजों के लिए आपको भी बदलना होगा, क्योंकि पेरेंट्स वाले जमाने की वो चीजें अच्छी थी। क्या था ये पर्सपेक्टिव। हाँ, पेरेंट्स ताना मारते हैं, जो कि गलत है कि तुम्हें तो एसी और लाइट मिला हुआ है, हम तो मोमबत्ती में पढ़ते थे, तुम लोग तो बस में जा रहे हो और हम तो पैदल जाया करते थे। तो उसमें ना उतना ताना मारने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आपके समय में वो था, लेकिन अभी बेसिक सुविधाएं, चीजें बहुत इवॉल्व हुई है, तो आपके बच्चों को बाय डिफॉल्ट वो सब आपको फैसिलिटीज मिल गया है। ठीक है,
मिल गया है तो उसके लिए नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ना, पेरेंट्स की भी आपको माननी होती है, जो चीज है, कुछ चीज होता है ना। बहुत सा भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज उसी समय का ठीक था। नेक्स्ट वाला आज। ओल्ड एज लोग ज्यादा बोलते हैं, हाँ तो आप भी एक दिन ओल्ड हो गए ना राज। पेरेंट्स, हाँ। इसमें 10 ब्लैंक्स है। अभी कोई आंसर नहीं देगा, कोई अभी आंसर नहीं देगा, और जो दे रहा है ना सबका आंसर गलत है, इसीलिए काइंडली कॉपी मत करिएगा। बूढ़े बच्चे जब नेक्स्ट बोल देंगे तब मैं बदलूंगी स्लाइड। बूढ़े बच्चे नहीं, जो यंग बच्चे हैं। नेक्स्ट।
चलो हो गया होगा अब। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने पैसेज पढ़ा, आप मुझे बताओ कि ये पूरे पैसेज में किस चीज पे फोकस किया है। ह्यूमन बींग्स पे किया है, तो ह्यूमन बींग्स के क्या, ह्यूमन बींग्स के नेचर पे फोकस किया है, या ह्यूमन बींग्स का कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स में, या ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व होके आए एप्स, मतलब क्या क्या पे फोकस किया है। ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट पे, ह्यूमन बींग्स के सिविलाइजेशन पे, पूरा पैसेज में तो। चलो, ह्यूमन बींग्स के सिविलाइजेशन में भी, इस सभ्यता में भी किस चीज पे फोकस किया गया, किस चीज पे, किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे किया गया है। अच्छा, एग्रीकल्चर पे किया गया है। अभी भी नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो ना, यस वेरी गुड, मेरे को एक आंसर आ रहा है, सेटलमेंट। ह्यूमन बींग्स का जो सेटलमेंट्स होता है ना, सेटलमेंट्स मतलब देखो, एग्रीकल्चर का तो थोड़ा सा किया है, सब चीज का आप लोग जो बोल रहे हो ना वो थोड़ा थोड़ा सा किया है, बट पैसेज का मूड क्या है देखो, कि पहले मूड है, मूड ह्यूमन बीइंग के सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब ह्यूमन बीइंग का हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब रहने की जगह। ये बोल रहे हैं कि मेटल एज आने से पहले ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत सारी जगह पे रहते थे, लेकिन एग्रीकल्चर पे बोला है, बट एग्रीकल्चर के वजह से क्या, एग्रीकल्चर आने के वजह से ना ह्यूमन बीइंग्स एक जगह सेटल होके रहने लगे। ओके, तो सेटलमेंट की बात की गई है। ओके, ह्यूमन बींग्स एक जगह रहने लगे, ह्यूमन फिर उस खास करके नदी वैलीज, वैलीज के किनारे, ताकि खेती आसान हो जाए, पानी वगैरह मिलते रहे, तो ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट से बात की गई। ओके, ह्यूमन जहाँ रहते रहते थे उससे, देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत जगह पे ये सब फोकस किया है ना, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट का मतलब है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट और वो वाला सेटलमेंट नहीं है, रहने की जगह, सेटल्ड लाइफ, इससे रिलेटेड। ओके, प्लेसेस से रिलेटेड बात की है। ह्यूमन बींग्स पहले भी जगहों पे रहते थे, बट एग्रीकल्चर के आने की वजह से ना ह्यूमन बींग्स एक जगह सेटल्ड हो गए। ओके, और वहीं से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ। खासकर जितनी भी सभ्यता है ना, जैसे इंडस वैली नदी किनारे होता था। तो पहला वाला का आंसर बताना, पैसेज को समझना है, और उसी, अब तो पहला वाला का आंसर तो पता ही चल गया। जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि मैम ह्यूमन ग्रुप्स वर सीन, कुछ बच्चे ग्रुप्स की बात करते थे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा पहले बाद में बताऊंगी, आप अपना आंसर बताओ, आंसर बताते जाओ, नेक्स्ट वाला। थर्ड, थर्ड। फोर्थ। ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। ये तो कई बार आपको पढ़ाया है, पिछले बैचेस में भी, गेनिंग ग्राउंड, ये एक ईडियम है। गेनिंग ग्राउंड का मतलब होता है पकड़ बनाना। ओके, ग्राउंड से एकदम, गेनिंग ग्राउंड का मतलब होता है रफ्तार पकड़ना, स्ट्रांग होना, पकड़ बनाना, वेरी स्ट्रांग, मजबूती। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, जरूरत आ पड़ी लोगों को अपनी लाइफ, आउट ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आ पड़ी, एंड टू अपने लाइफ को, सोशल लाइफ को क्या करना है, रेगुलेट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया आपकी लाइफ को नियंत्रित करने के लिए। दैट टू सोशल लाइफ डैश द आइडिया अरोज। अरोज का मतलब है उत्पन्न होना। डिमार्केट का मतलब होता है ना डिवाइड करना। अरोज, अरोज, अराइज या अरोज का मतलब है उत्पन्न होना। कोई भी चीज की जरूरत आ पड़ी, अरोज फ्रॉम ओरिजिनेट होगा। फिफ्थ, क्या किया है ये यहाँ पे, एक मिनट रुकना, 2 बार आ गया है। अच्छा, 2 बार आ गया है ना, इसको हटा देना, 2 बार कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट वाला, 9th वाला, इक्विप्ड। इक्विप्ड के साथ भी विथ आता है, बिसेट के साथ भी विथ आता है, सबके साथ विथ आता है, बट यहाँ पे इक्विप्ड होगा। और लास्ट वाला, स्कोर बताइए। अच्छा क्लोज टेस्ट था, ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा स्कोर 6 तो आना चाहिए मिनिमम। जिसका ज्यादा आया बहुत अच्छी बात है, बट एक क्लोज टेस्ट का लेवल अच्छा था, ऑप्शंस क्लोज थे। ओके, तो एक मिनिमम स्कोर तो 6 आना चाहिए था। मतलब मैं सब बच्चों को लेके चल रही हूँ, जिसको इजी लगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको इजी लगा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सबको एवरेज स्कोर 6 होना चाहिए था। हाँ, 7 आया है, 8 आया है, सिम्पा हैज गॉट 7, वानी हैज गॉट 7। तो तेजी से कमेंट जा रहा है। 7 आया है बहुतों का, 4 भी आया है, ठीक है, 10 भी आया है। चलो चलो, कमेंट इतना तेजी से जाता है ना इस बैच में। 9 भी आया है, चलो जिसका 9 आया है ना उसको थोड़ा सा अफसोस वाला फील, यू शुड हैव अ सेंस ऑफ रिग्रेट कि क्यों रॉन्ग हो गया। इवन बिफोर द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब है स्टार्ट, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एज ऑफ मेटल, मेटल एज के स्टार्ट होने से पहले लार्ज ह्यूमन डैश वर सीन एट मेनी प्लेसेस। तो वर लगा है यहाँ पे, हमारा वर्ब प्लूरल है, तो हमें प्लूरल चाहिए ना, वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल चाहिए। नरिशमेंट तो नहीं होगा, ये भी पोटेंशियल भी नहीं होगा, हमें तो प्लूरल चाहिए। ह्यूमन हैबिटेशंस होगा या ग्रुप्स होगा, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो कई बार दिमाग में उसीलिए बोलती हूँ ना कि क्लोज टेस्ट पहले पढ़ लिया करो। अगर जो पहले से क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ेंगे ना, उनको लगेगा ह्यूमन ग्रुप्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पूरे पैसेज का मूड देखोगे ना तो रहने की जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पे ग्रुप्स को बहुत ज्यादा जगह पे नहीं देखा गया है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओके, हैबिटेशंस, हैबिटेशंस का मतलब है रहना। ये बोल रहे हैं मेटल एज के स्टार्ट होने के पहले बहुत सारे ह्यूमंस को बहुत जगह में रहते हुए देखा गया। ह्यूमन के सिर्फ ग्रुप को नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ उनके रहने से बातचीत चल रही है, उनके रहने की जगह के, तो हैबिटेशंस, ठीक है, हैबिटेशंस देखा गया है, यहाँ पे रहने की बात हो रही है। मेटल एज के पहले भी लोग बहुत जगह पे रहते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के आने से ना इनका लाइफ सेटल्ड हो गया। कई जगह पे ये घूमते रहते थे, ओके, देखा गया है इनके घरों को कई जगह पे घूम घूम के, ये जैसे बोलते हैं ना, पहले मैन खाना पदोश वैगाबॉन्ड थे, एक जगह से दूसरे जगह हंटिंग शिकार कर करके काम चलाते थे। फिर जब खेती आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, तो इनका लाइफ सेटल हो गया। तो एग्रीकल्चर ने इनके लिए डैश द वे, वे का मतलब है रास्ता बनाना, ये एक फ्रेज है, ये पेव द वे। अच्छा, पेवमेंट होता है ना, पेवमेंट हम फुटपाथ को बोलते हैं, ठीक है, तो पेव द वे एक है, नर्चर द वे नहीं होता है। रास्ते का पालन पोषण, नर्चरिंग नहीं हो रहा है, रास्ते को डायरेक्टेड भी नहीं हो रहा है। डायरेक्टेड मतलब किसी खास और
आपको गाइड करना। और डेवलप्ड द वे, तो डेवलप्ड द वे फॉर सेटल्ड लाइफ, तो दिमाग में आ सकता है कि मैम डेवलप्ड भी तो हो सकता है, बट डेवलप का मतलब होता है ना वो रास्ता पहले से था। कोई भी चीज डेवलप का मतलब होता है कोई भी चीज पहले से है और आप उसको डेवलप करते हो। जैसे आप पहले किसी चीज को क्रिएट करते हो, पहली बार बनाते हो और फिर उसको आप डेवलप करते हो, वो चीज पहले से है उसको और भी अच्छा बना रहे हो। बट यहाँ पहले से थोड़ी था, ये एग्रीकल्चर ने आकर रास्ता बनाया, रास्ता को डेवलप नहीं किया, एग्रीकल्चर ने आके उनका रास्ता बनाया फॉर सेटल्ड लाइफ। लोग एग्रीकल्चर आ गया तो फिर लोग एक जगह पे रहने लगे। एग्रीकल्चर गेव राइज टू मेनी प्रोफेशंस, हाँ यहाँ भी गलत है, पिक्यूलियर का मतलब है विचित्र। एग्रीकल्चर के वजह से और बहुत अटपटा विचित्र विचित्र व्यवसाय आने लगा, विचित्र तो होगा नहीं। और एग्रीकल्चर की वजह से ओल्ड प्रोफेशन कहाँ से आ गया, एग्रीकल्चर के वजह से ड्यूरेबल टिकाऊ प्रोफेशन नहीं होता है। अलाइड, अलाइड का मतलब क्या होता है, अच्छा अलाइड वर्ड को अलायंस से याद कर लो, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, अलाइड का मतलब है एसोसिएटेड। एग्रीकल्चर के आने से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड और भी बहुत सारे प्रोफेशन उत्पन्न हुआ। ओके, तो आंसर इज अलाइड, एसोसिएटेड। ओके, और भी एसोसिएटेड प्रोफेशंस आए। सोसाइटी डैश टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर आया, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के वजह से लोग सेटल होने लगे, एक सेटल लाइफ में अब भटक नहीं रहते, सेटल लाइफ उनका हो गया। और एग्रीकल्चर के आने से दे गेव राइज टू, गेव राइज का मतलब है पहले नहीं था, एग्रीकल्चर ने बहुत सारे और प्रोफेशन को जन्म दिया। ओके, तो अलाइड। देखो यहाँ पे कम वर्ड क्यों होगा वही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हो गया, फिर देखो ये सब तो होगा नहीं। और दूसरा, सोसाइटी डैश टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस क्लासेस, अब बहुत सारे प्रोफेशन आ गया तो अब सोसाइटी बहुत सारे क्लासेस में बंटना शुरू हो गया। तो आपको लगेगा फ्लरिश का मतलब होता है ना कोई भी चीज पहले से है और फूल फल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है। एग्रीकल्चर के वजह से, देखो एग्रीकल्चर के वजह से ये प्रोफेशन आया और ये सब प्रोफेशन के आने से अब सोसाइटी छोटे छोटे टुकड़ों में क्लासेस में बंटना शुरू हो गया। फल फूल, फ्लरिश का मतलब है कोई भी चीज पहले से था, और ये भी नहीं होगा, स्टैब्लिश भी नहीं होगा। सोसाइटी स्टैब्लिश टू बी, सोसाइटी केम टू बी, जैसे हम बोलते हैं ना दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब ये अस्तित्व में आ गया, पहले नहीं था, ठीक है, अब ऐसा हो गया, अब इसकी वजह से सोसाइटी भी केम टू बी डिवाइडेड। इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व का मतलब होता है ना किसी चीज में शामिल होना, इन्वॉल्व के साथ इन आता है। इन्वॉल्व का मतलब है कोई भी चीज पहले से है, ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, शामिल हो रहे हैं। तो आप ऐसा थोड़ी है सोसाइटी इन्वॉल्व हो गया छोटे छोटे क्लासेस में, सोसाइटी केम होगा। फ्लरिश इसलिए नहीं होगा ना, फ्लरिश का मतलब होता है फूलना फलना, कोई भी चीज पहले से है, जैसे उसका बिजनेस है, पहले फ्लरिश नहीं कर रहा था, पहले तो उसने अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किया, फिर अब उसका बिजनेस फूल फल रहा है। तो पहले से सोसाइटी क्लासेस में थोड़ी बटा था, इसके आने से नाउ सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड, टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस क्लासेस, और अब सोसाइटी भी छोटे छोटे क्लासेस में बढ़ गया, विभिन्न क्लासेस में। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्रेड स्टार्टेड, अब क्या हो गया कि बिजनेस ने भी अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो है गेनिंग ग्राउंड, गेनिंग ग्राउंड एक मुहावरे है, बिजनेस भी अपना पकड़ बनाने लगा, फ्लरिश होने लगे सब लोग। अब क्या जरूरत आ पड़ी कि अब लोगों का सोसाइटी विभिन्न भागों में बंटने लगा, बिजनेस मतलब ग्रो करने लगा, अब इनको जरूरत पड़ गई क्या कि अब कैसे अपने प्रॉपर्टी और लाइफ को बचाया जाए, इसकी जरूरत आ पड़ी, तो नीड होगा। अल्यूजन का मतलब होता है हिंट देना, क्लेम का मतलब है दावा करना, एक्सपोजर तो आपको पता ही, तो ये होगा नहीं। आउट ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड टू डैश सोशल लाइफ, अब जरूरत आ पड़ी कि अब हमने काम शुरू कर दिया, बिजनेस सब स्टैब्लिश्ड हो गया, तो अब जरूरत क्या थी कि इन चीजों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? उस कंपनी को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। एडजस्ट करना थोड़ी होगा। एनगल्फ करने का मतलब है पूरी तरह से निगल लेना। एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करना। हम सोशल लाइफ को सपोर्ट थोड़ी करेंगे, सोशल लाइफ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है। लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट्स, बड़े बड़े सेटलमेंट्स रहने की जगह डैश विथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कहाँ चला गया, 8th वाला नहीं करवाया ना। हाँ, इसके आने से लोगों को लगा कि अब हमें जरूरत है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की। तो अब उत्पन्न हुआ, अरोज, क्या चीज उत्पन्न हुआ? जरूरत आ पड़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सारी जरूरतों ने जन्म दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इस आइडिया को। तो अरोज होगा। एंड लार्ज का मतलब है बढ़ना। डिमार्केट मतलब डिवाइड करना। क्वेश्चन तो किसी चीज पे शक है तो आप प्रश्न उठाते हैं, कोई चीज नेगेटिव है क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये तो होगा नहीं। अराउज करना मतलब किसी को भड़काना। ओके। और दूसरा लास्ट वाला, अब जनरली डैश विथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। आप बोलोगे कि मैम बिसेट के साथ भी तो विथ आता है, इक्विप्ड के साथ भी विथ आता है, अक्वेंटेड मतलब भली भांति परिचित होना, इन्वेस्टेड विथ, सबके साथ विथ आता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना ह्यूमन सेटलमेंट्स इक्विप्ड विथ। इक्विप्ड बिसेट का मतलब होता है फिल्ड विथ, भरा हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट मशीनरी से थोड़ी भरा हुआ है। एक तो बोल रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट जो पूरी तरह से इस मशीनरी के साथ इक्विप्ड है। इक्विप्ड का मतलब है पूरी तरह से तैयार होना। आर्म्ड विथ, जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड विथ। प्रीपेड विथ human settlements prepared with this administrative machinery generally dash। ये जनरली जैसे इंडस वैली मेजर रिवर्स में फ्लरिश होता था, वहां से एग्रीकल्चर इजी हो जाता। एक्सेलरेट करना मतलब किसी चीज को तेजी से बढ़ाना। चलो पहले मैं आपको पैसेज करवा देती हूँ, उसके बाद लास्ट में सेंटेंस, सॉरी फिक्स प्रेपोजिशन। मैम 9th में बी क्यों नहीं होगा, इवन दो मेरा सही हुआ है 9th में। अब हाँ 9th में बी क्यों नहीं होगा? अक्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज से भली भांति परिचित होना। अब देखो, एक तो बोल रहे हैं कि जरूरत पड़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बन गया। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स और इसके साथ साथ पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी तैयार है, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके वैल्यूज में सेटल होने लगे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेटलमेंट भली भांति एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से परिचित है, परिचित थोड़ी है। यहाँ तो अभी जरूरत आई है, दोनों एक साथ प्रिपेयर्ड होके होने लगे। पेव करना मतलब रास्ता बनाना। क्वेश्चन दिखा दो। Many people believe that nothing can be done about English language। पैसेज के अनुसार बताना है। बहुत लोगों को लगता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज के से रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का पैसेज लग रहा है इंग्लिश लैंग्वेज पे ही है। ओके। क्यों लोगों को लगता है कि इंग्लिश का कुछ नहीं किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज का? पैसेज के अनुसार ऑथर बिलीव्स, ऑथर को क्या लगता है? इट्स टू लेट, बहुत काफी लेट हो चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ नेचुरल ग्रोथ एंड कैन नॉट बी शेप्ड फॉर आवर ओन पर्पस। नेचुरल एक लैंग्वेज एक नेचुरल ग्रोथ है, हम इसको शेप नहीं कर सकते अपने पर्पस के लिए। द डिक्लाइन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप्ड, द प्रोसेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली बैड लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ओके। The author believes that the first stage towards the political regeneration of the language, इसका मतलब है कि कहीं पे political regeneration वाला लाइन होगा, ठीक है, उस लाइन को मेरे को अच्छे से पढ़ना है, political regeneration वाला। The author believes, author को क्या लगता है? English ugly, English bad है, our thoughts are becoming uglier because we are making the language uglier, the civilization is decadent, decadent मतलब downfall हो रहा है, so nothing can be done। और what causes bad language in the end, किस वजह से लैंग्वेज एंड में बैड हो जाता है? ठीक है, तो आज का लग रहा है कि
पैसेज सारे इंग्लिश लैंग्वेज पे। पढ़िए आराम से। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, आप बस मुझे बताओ कि ना, आंसर मत बताना। क्वेश्चन पढ़ाया तो आप मुझे बताओ कि पैसेज का ना काउंट करके बताओ कौन कौन सा लाइन लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन कौन सा लग रहा है। 2 का आंसर इसी पैराग्राफ। पॉलिटिकल वाला, अरे पॉलिटिकल वाला तो अच्छा ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 4th लाइन करिए, 4th लाइन। और कुछ बताओ, और कुछ लग रहा है। हम्म, कुछ था फर्स्ट पे, वेरी गुड, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन को कोई, हाँ इश्मित ने मतलब कुछ बोल रहे हैं मैम फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन कुछ था ना, वी कैन शेप फॉर अवर ओन पर्पस, ऐसा टाइप से कुछ था। कभी कभी ना आप थोड़ा सा चीजों को याद भी रखते हो ना, तो आप क्या करोगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे क्वेश्चन देखोगे ठीक, वो आपको याद रखना है कि यहीं पे ये लाइन था। नेक्स्ट।
कौन सा लाइन लग रहा है? कहीं इफेक्ट कॉज वाला तो कुछ लग ही नहीं रहा था। हाँ, एक लग रहा है ना से 1 2 3 4 कुछ अगली और वो सब वाला था। इट बिकम्स अगली इनएक्यूरेट और ऐसा ऐसा कुछ अगली अगली वाला था, बदसूरत, अगली, खराब। नेक्स्ट। आपने बोला था ना कि मैम पॉलिटिकल वाला है वहां पे, पॉलिटिकल वाला लाइन इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ भी पढ़ लो पहले। यहाँ भी पॉलिटिकल था, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक्स था। तो आप क्या कर सकते हो ना कि पीछे पॉलिटिकल रीजनरेशन की बात की थी, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में ना आपने देखा होगा, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है। यहाँ पे पॉलिटिकल रीजनरेशन की बात थी, तो आप जो पॉलिटिकल वाला लाइन इंपॉर्टेंट बोल रहे थे ना, वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वाला था। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इस 3 लाइन को मेरे को अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ आके ना समझा के चले जाना। ओके, पैसेज को तो मैं डिटेल में समझाऊंगी, क्वेश्चन कैसे करना, टीचर को थोड़ा सा वो भी बताना होता है कि कैसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो। ओके, चलो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेनी पीपल बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज। बहुत सारे को लगता है ना, बहुत सारे को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ। पहले आंसर दो। हाँ, देखो देखो, देर आर टू मेनी बैड राइटर्स। ऐसा कुछ बोला है कि बहुत सारे बैड राइटर आ गए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता? ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। पीपल आर टू लेजी, पीपल बहुत लेजी हो गए हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधार रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नहीं किया जा सकता। इसी में से दोनों। हाँ, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेकेडेंट करप्ट सोसाइटी में ही रह रहे हैं। ओके, इसका आंसर था, देखो यहाँ पे है, पहले ही में था। ओके, आवर सिविलाइजेशन इज, ये बोल रहे हैं ना, वी कैनॉट बाय कॉन्शियस एक्शन डू एनीथिंग अबाउट इट। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा, हमारा सभ्यता जो सिविलाइजेशन है डेकेडेंट है। ओके, तो इसको अच्छे से समझा दूंगी मैं। एक यहाँ पे द ऑथर बिलीव्स। अच्छा, और आज ना मैं वो नहीं कर पाई हूँ, मुझे बताना कि ये जो पैसेज का टोन है ना, ये पेसिमिस्ट टोन है या ऑप्टिमिस्टिक है, बताना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, पेसिमिस्ट में मतलब कुछ नहीं हो सकता, बेकार है, अब चिड़िया चुग गई खेत, बेकार है। और ऑप्टिमिस्ट में आशावादी है, ठीक है, खराब है बट हम इसको सुधार सकते हैं। ओके, ऑप्टिमिस्टिक में थोड़ा सा होपफुल रहना, और ये तो होपलेस। क्या लग रहा है? इतना इतना पीटूंगी ना जो बोल रहा है। ये देखो, जब भी जब भी ना सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया जाए कि कुछ नहीं हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया, वो पेसिमिस्ट है। बट नेगेटिव बोल के अगर लास्ट में बोला गया ना कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सुधर सकता है। ओके, अगर हम इन हैबिट्स से छुटकारा पाते हैं तो हम बहुत ज्यादा चीजों को सुधार सकते हैं। तो दिस इज नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक। शुरू में बोला है, शुरू में बोला है पेसिमिस्ट, बट लास्ट में देयर इज अ रे ऑफ होप, उपाय बताया है। ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो चलो इसका आंसर बताओ। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे एक आंसर मिल जाए। मैंने आपको ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट इसीलिए पूछा ताकि मैं 2 ऑप्शन को हटा सकूं। इट्स नाउ टू लेट, अब बहुत लेट हो गया है, अब हम टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। ऑथर को ये नहीं लगता है, और ऑथर को ये लग रहा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंगली बैड लैंग्वेज का ना स्टॉप नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। उन्होंने उसका सोल्यूशन बताया।
the decline in the language can be stopped. Yeah, the language is a natural growth and cannot be shaped for our own purpose. यहाँ पे लिखा है ना, cannot be shaped. ये देखो कहाँ चला गया, sorry. Language is a natural growth and not an instrument which we shape for our own purposes. So, yes, lies the self. Language is a natural growth and not an instrument. Language कोई instrument नहीं है which we shape for our own purposes. तो आंसर बता देना. अरे इतना पीटने वाला, आप ना शायद नहीं समझ रहे हो. आप क्या कर रहे हो ना, इट कैन नॉट बी शेप्ड. आप लोग ये सोच रहे हो ना, प्लीज एक मिनट, यही तो इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी है. लैंग्वेज को हम अपने पर्पस के लिए शेप नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी शेप. और यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि मैम यहाँ तो लिखा है ना वी शेप, यहाँ पे सेंस क्या जा रहा है, नॉट लगा है, नॉट लगा है. एंड नॉट इन लैंग्वेज का नेचुरल ग्रोथ होता है. लैंग्वेज इट्स नॉट अ इंस्ट्रूमेंट. लैंग्वेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना जिससे हम अपने पर्पस के लिए शेप कर सकते हैं. मतलब हम लैंग्वेज को अपने पर्पस के लिए शेप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो आंसर नहीं होगा. ये आंसर, हाँ, ऑथर को लग रहा है ये द डिक्लाइन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप्ड. हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको रोक सकते हैं. ऑथर को क्या लगता है, ऑथर को जो लग रहा है वही बताना है. द ऑथर बिलीव्स, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है. यहाँ पे ना, यहाँ पे इट्स अ नेचुरल ग्रोथ. द डिक्लाइन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप्ड. ऑथर को क्या बता रही हूँ. लैंग्वेज इज, अरे कहाँ चली गई मैं. ओके, मोस्ट पीपल underneath this lies the husband believe that ये हाफ कॉन्शियस बिलीव है, हाफ कॉन्शियस, ठीक है. ये ऑथर को नहीं लग रहा है. अरे बी तो है, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ ना कि बी तो है. अंडरनीथ दिस हाफ कॉन्शियस बिलीफ, ये लोगों का आधा अधूरा मानना, ये ऑथर का नहीं है, ठीक है. ये समझ में आ रहा है. दैट लैंग्वेज इज, ये ऑथर का मानना नहीं है. ओके, एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट विच वी शेप फॉर. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना जिसको हम शेप कर सकते हैं. ओके, ये दिस इज अ हाफ कॉन्शियस, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर. नेक्स्ट वाला, इसमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना था आपको तो लग रहा होगा कि डायरेक्ट छाप दिया, यही ले लेते हैं. द ऑथर बिलीव्स, ऑथर के अकॉर्डिंग, the author believes that the first stage towards the political regeneration of the language would be, क्या था. ये सब क्वेश्चंस ना थोड़ा सा ध्यान रखना है. ये सब क्वेश्चंस इन बिटवीन द लाइंस वाला है. थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा है, अच्छा चलो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही थी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ना ये देखना चाहिए था, ये जो डाउनफॉल हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं. ऑथर ने बताया है कि अगर हम ये चीज को करते हैं ना तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो डाउनफॉल है ये कंट्रोल तो आपको लगना चाहिए ना मैम ये भी तो करेक्ट लग रहा है. ऑथर ने ऐसा बोला है कि कुछ करते हैं, कुछ उपाय लगाते हैं तो हो सकता है, और मेरे को ये भी करेक्ट लग रहा है. ये भी पैसेज में डायरेक्ट दिया जा रहा है, तो इतना तो स्मार्ट बन के जाना है ना कि मेरे को दोनों लग रहा है. तो फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा. वहां पे था इट्स अ हाफ कॉन्शियस बिलीफ. बिलीफ जो होता है ना ये ऑथर का नहीं है, बिलीफ इज जनरल, सबके द्वारा. तो आंसर इज दिस, ऑथर का पूछा है. नेक्स्ट वाला, हाँ, इन्होंने बोला है क्लियर थिंकिंग. ये देखो इन्होंने बोला है ना फर्स्ट स्टेप, ये बोल रहे हैं इफ वन गेट्स, इन्होंने पूरा यहाँ पे बताया है क्या क्या करना है, ठीक है. और अगर हम ये सारे हैबिट से छुटकारा पा लेते हैं ना और क्लियर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, क्लैरिटी की बात हो रही है, तो ये क्लियर थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप.
ताकि हम पॉलिटिकल रीजेनरेशन को रोक सकते हैं, राजनीतिक। यस, क्लियर थिंकिंग। द ऑथर बिलीव्स डैट, थोड़ा ध्यान देखना, ऑथर क्या बिलीव करते हैं? इंग्लिश अगली हो गया है, इंग्लिश बैड लैंग्वेज है, थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना। अब आप बोलोगे कि मैम ऑथर को तो ये तो लग रहा है कि सिविलाइजेशन ही हमारा करप्ट हो गया है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये लगेगा नहीं, ऑथर ने ऐसा थोड़ी बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ऑथर ने बोला है कि कुछ उपाय बताया है। हाँ, आवर थॉट्स आर बिकमिंग अग्लियर बिकॉज वी आर मेकिंग द लैंग्वेज। ये लाइन डायरेक्ट, ये लाइन डायरेक्ट। व्हाट कॉजेज बैड लैंग्वेज इन द एंड? ये राइटर के बारे में ना कहीं बोला नहीं है पैसेज में, तो ये हटा। लास्ट लाइन में सोल्यूशन दिया है। शुरू में आपको लगेगा ना कि ऑथर ने तो बोला है कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल, व्हाट कॉजेज बैड लैंग्वेज इन द एंड? इंडिविजुअल राइटर नहीं है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यू। ओके, देखो अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, फाइनली का मतलब होता है एंड में। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज ही है ना, तो अल्टीमेटली की जगह एंड लिख दिया वहां पे। यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको, मतलब डायरेक्ट लाइंस नहीं दिया है। एक बार हाँ, ओके, एक बार मुझे अच्छे से इस पैसेज को समझाने दीजिए। स्कोर बताइए। बीच का कुछ लाइन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे बोल रहे, एक बार मेरे को समझा लेने दो। 4 आया है, 3 आया है। ये बोल रहे मोस्ट पीपल हु बॉदर विद द मैटर एट ऑल वुड एडमिट दैट द इंग्लिश लैंग्वेज इज इन अ बैड वे, but it is generally assumed that we cannot by conscious action do anything about it. इसका हिंदी मत करना। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग जो इस चीज से बॉदर कर रहे हैं, जिसको लेना देना है इससे, ऐसे ऐसे हिंदी मत करना, ऐसे ऐसे हिंदी नहीं करना है। बस इस 3 लाइन को पढ़िए और इसका सार समझना है। आपको क्या समझ में आ रहा है? ज्यादातर लोग जिसको इंग्लिश लैंग्वेज से लेना देना है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इंग्लिश की हालत, इंग्लिश लैंग्वेज एक बैड रास्ते पे है। बट इट इज जनरली अज्यूम दैट वी कैन नॉट बाय कॉन्शियस एक्शन डू एनीथिंग। देखो 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 देखो, एक चीज ध्यान देना। मोस्ट पीपल, इट इज जनरली अज्यूम्ड। ये जो जनरल अजम्पशन है ना, ये राइटर का नहीं है। आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, ओके, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे, मैम राइटर ने तो बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते अब। इट इज जनरली अज्यूम, जनरली मतलब जनरल बिलीफ है लोगों के द्वारा, ये राइटर का नहीं, राइटर का नहीं है। जनरली माना गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज बैड वे में है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आवर सिविलाइजेशन डेकेडेंट हो गया और हमारा लैंग्वेज एंड आवर लैंग्वेज, सो द आर्ग्यूमेंट रन्स मस्ट इनएविटेबली शेयर इन द जनरल कोलैप्स। अगर इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इतना तो समझ में आ गया ना, इंग्लिश का क्या हालत खराब है और लोगों के द्वारा ये माना गया कि अब हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ नहीं कर सकते। ओके, कॉन्शियस एक्शन भी लेते हैं, अवेयर होके कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया ना हमारा सिविलाइजेशन डिकेडेंट हो गया, डाउनफॉल पे। बॉदर का हिंदी होता है ना परेशान होना। देखो, एक तो बॉदर होना का मतलब है परेशान करना, इरिटेट करना, और एक किसी चीज को लेकर ना बॉदर करना मतलब चिंतित होना। ओके, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हो, चिंतित हो रहे हो। यहाँ चिंतित के सेंस में, इट फॉलोज दैट एनी स्ट्रगल। हाँ, ये देखो आप बोल रहे हैं ना, सो द आर्ग्यूमेंट रन मोस्ट इनएविटेबली, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबली शेयर द जनरल कोलैप्स। जो लोगों के बीच में तर्क वगैरह जो हो रहा है, इनएविटेबली अनअवॉइडेबली लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश एकदम जनरल कोलैप्स पे। It follows that any struggle against the abuse of language is a sentimental archaism.
अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझ लो, अगर हम लैंग्वेज के साथ कुछ भी अब्यूज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो ये एक सेंटिमेंट है, ठीक है। देखो पहले क्या होता था ना, देखो सेंटेंस देखना है कि लाइक प्रेफरिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, कैंडल्स छोड़ के इलेक्ट्रिक, जैसे कैंडल्स छोड़ के, कैंडल्स को नेग्लेक्ट करके आप इलेक्ट्रिक लाइट जलाते हो। ये जो कैब्स, हैंडसम कैब्स ना, जो घोड़ा गाड़ी और वो सब चलाता था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले कैब को छोड़ के एरोप्लेन पे जा रहे हो, ठीक इंग्लिश के साथ भी वही हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, कैंडल्स का इंसल्ट हो रहा है ना, आप इलेक्ट्रिक पे चले गए, तो ये बोल रहे हैं अंडरनीथ लाइज अ सबकॉन्शियस बिलीव दैट लैंग्वेज इज अ नेचुरल ग्रोथ। ओके, लैंग्वेज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सिर्फ हम अपने मकसद पर्पस के लिए यूज करें, ठीक है। अगर ये सब लाइन नहीं भी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ इट इज क्लियर दैट द डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब जो लैंग्वेज का पतन होता है, मस्ट अल्टीमेटली हैव पॉलिटिकल कॉजेस। ये जो कोई भी लैंग्वेज का जो पतन होता है ना, अल्टीमेटली फाइनली ये किस वजह से होता है, पॉलिटिकल और आर्थिक कॉजेस, एंड इट इज नॉट ड्यू सिंपली टू द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। कोई लैंग्वेज का बैड इन्फ्लुएंस से या बैड राइटर की वजह से पतन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा, बट एन इफेक्ट कैन बिकम अ कॉज, reinforcing the original cause and producing the same effect in an intensified form and so on। ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे को भी बहुत ज्यादा, अगर मैं यहाँ तो मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में मैं भी रहूंगी ना, इसको 2 बार पढ़ूंगी। इफेक्ट, कभी कभी इफेक्ट ही किसी चीज का, प्रभाव ही किसी चीज का कारण बन जाता है, ठीक है। हाँ, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओके। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, चलो ठीक है। एंड सो ऑन इंडेफिनेटली। अ मैन में टेक टू ड्रिंक, टेक टू का मतलब है आदी होना, अ मैन पीने का आदी हो जाएगा, बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ। लोग को लगता है ना, जब भी दुखी होते हैं, फेल होते हैं, तो शराब का सहारा लेते हैं, एंड देन फेल ऑल द मोर, और जितना ज्यादा वो ड्रिंक करते हैं और फेल होते जाते हैं, बिकॉज वो ड्रिंक कर रहा है। इट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। जितना ज्यादा गलत चीज अपनाओगे, वो चीजें और भी बदसूरत रूप लेने लगेगा। इट इज ऑल द, इट बिकम्स अगली, इंग्लिश अगली हो गया बिकॉज आवर थॉट्स आर फुलिश, बट द स्लोवननेस ऑफ द लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज इतना डल हो गया है, मेक्स इजियर फॉर अस टू हैव फुलिश थॉट्स। इंग्लिश खराब नहीं है, जैसे उस चीज को हम लोग खराब कर दिए अपने थॉट्स की वजह से, बट द पॉइंट इज दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इंग्लिश खराब हो चुका है, बट ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, हम इसको सुधार सकते हैं। क्या करना है, मॉडर्न इंग्लिश, रिटन इंग्लिश इज फुल ऑफ बैड हैबिट्स विच स्प्रेड बाय इमिटेशन एंड विच कैन बी अवॉइडेड। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रबल लेना होगा, पेन लेना होगा, पेन लेना होगा। तो और बताया है कि अगर हम ये जो चीज़ों से गलत अपने थॉट्स और अपने हैबिट्स को लाइफ से हटा देते हैं ना, और क्लियर थिंकिंग रखते हैं, तो हम इस बैड इंग्लिश से फाइट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट द एक्सक्लूसिव, ये सिर्फ प्रोफेशनल राइटर्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए। ओके, तो किसी को तो यहाँ पे था ना, बैड हैबिट स्प्रेड, नथिंग कैन बी डन, ये ठीक है, बैड हैबिट स्प्रेड बाय इमिटेशन, ये सब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों, क्योंकि डेकेडेंट हो गया, तो टाइम ही हो गया। द ऑथर बिलीव्स, किसी को कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हैं। इंडिया का नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। किसी को कुछ भी है ना, तो पूछ सकते हो कि मैम, इंग्लिश के बैड लैंग्वेज के प्रभाव को हम रोक सकते हैं। थोड़ा सा पैसेज का क्या करो ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एलिमिनेशन करो। जब भी आपको दिक्कत हो रही है ना, इट इज नाउ टू लेट टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ऑथर को लगता है, ठीक है। देखो देखो क्या करना है, सबसे पहले 2 ऑप्शन छाटो। द प्रोसेस ऑफ बैड लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टॉप, नहीं कर सकते, उपाय बताया, ठीक है। द डिक्लाइन, और फिर है इट्स नाउ टू लेट, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, नहीं, ऑथर क्या किया जा सकता है। इसी दोनों में प्रॉब्लम है ना, इसी दोनों में प्रॉब्लम है, बट वहां तो हाफ कॉन्शियस था, बट मेन तो ऑथर का ये था, ओके। हाँ, ये भी हो गया। किसी को कुछ भी है ना, पैसेजेस में आप लोग क्वेश्चन करिए, ओके, क्वेश्चन करिए कि मैम ये आंसर क्यों नहीं होगा। नाउ इट्स टू लेट, अब ये काफी लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ नेचुरल ग्रोथ, अच्छा ये तो हो गया। द ऑथर बिलीव्स,
ओके यहाँ तो क्लियर, यहाँ तो बहुत क्लियर कट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन को समझा दीजिए। मेनी पीपल बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन। देखो इन्होंने क्या किया है ना, बहुत चालाकी से काम किया है। मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, वहां यहाँ पे ऑथर को नहीं लग रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गलत करवा देते हैं। बाकी का 2 सेंटेंस में ना, 2 सेंटेंस में ऑथर को क्या लग रहा है, इस पैसेज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑथर को क्या लग रहा है और लोगों को क्या लग रहा है। तो जब भी बिलीफ आएगा ना, बिलीफ हमेशा, बिलीव वर्ड तो जनरल भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल कोई चीज पे भरोसा करते हो ये, बट ये हमेशा जनरल होता है। जनरल का मतलब है मेनी पीपल, लोगों के द्वारा जो माना गया है। तो आपको लग रहा होगा ना कि मैं, बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ पे, सॉरी, मेनी पीपल को क्या लग रहा है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये वाला इसके लिए। देखो यहाँ पे इन्होंने टाइम ले लिया। देखो यहाँ पे है ना, इट इज जनरली अज्यूम्ड, मतलब लोगों के द्वारा ये माना गया है ना, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब हमारा सोसाइटी करप्ट होगी। ठीक है, आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो ऐसे ऐसे पैसेजेस में ना रॉन्ग होता है, बहुत सारा अपनी तरफ से आप करेक्ट करके आते हो, बट जब आंसर की आता है ना, ये बहुत चालाक होते हैं। ये एक जगह लोगों का बिलीफ डाल देंगे और उसी पैसेज में राइटर क्या मान रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, बीवर ऑफ, यू आर माइंडफुल ऑफ। मैम कॉन्शियस का सिनोनिम क्या है? यू आर वेरी कॉन्शियस। कॉन्शियस में अगर माइंडफुल भी आ गया ना, क्या 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 पूछा था फिक्स प्रीपोजिशन पर, ये देखा नहीं मैंने, एक बार और भेजना। यू आर वेरी कॉन्शियस, तो माइंडफुल लगाना। बीवर का मतलब होता है ना सावधान, किसी डेंजर से अपने आप को सावधान रखना। इट इज सरप्राइजिंग इंडीड दैट ही हैज एन एक्सेस। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सारे इंपॉर्टेंट लीडर से उसकी पहुंच है, जान पहचान है, एक्सेस के साथ टू। द ट्रबल ओरिजिनेटेड डैश अ पेटी क्वारल। देखो आपने तो आप ढूंढ रहे होगे ना ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है मैम, ओरिजिनेट के साथ तो फ्रॉम लगता है, कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न हो रहा है, सोर्स बताया जा रहा है। लेकिन हम ओरिजिनेट फ्रॉम ना रहे तो ओरिजिनेट इन भी होता है। ओरिजिनेट वन और ओरिजिनेट फ्रॉम दोनों का मतलब सेम है, सोर्स बताता है, कोई भी चीज किसी सोर्स से उत्पन्न होना। तो हमारे अर्थ मत बोलना कि मैम दोनों आ गया, दोनों नहीं आए। फिक्स प्रीपोजिशन, इट इज ड्यू टू देयर लेथार्जी। ये ना इस बार राजस्थान जुडिशियरी में ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आया था और उन्होंने आंसर रॉन्ग दिया, और बाद में जब आंसर को रिवाइज किया ना तो पिटने का मन हो रहा था। स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम एक तो इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया, रिवाइज किया और आंसर को सुधारा नहीं, तो उसकी लेथार्जी, डलनेस की वजह से सारा प्लान फेल हो गया। तो ऑल द प्लान्स फेल आउट नहीं होगा, फॉल आउट का मतलब तो झगड़ना, फेल थ्रू, यही वाला है। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल, उसकी लेथार्जिक की वजह से सारा प्लान्स फेल हो गया। he felt very much grateful dash his boss. You are grateful, आभारी, you are grateful to a person, किसी व्यक्ति का आभारी हो तो आई एम थैंकफुल टू, और आई एम obliged टू, आई एम ग्रेटफुल टू, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस। किसी चीज के लिए अगर आप आभारी हो ना तो फॉर लगाना। तो यहाँ आप अपने बॉस के आभारी हो ना, तो यू आर ग्रेटफुल टू योर बॉस। एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अटोन, हर किसी को अपने गलत कामों के लिए
you have to pay. You have to atone for, you have to pay for. खामियाजा भुगतना, you have to pay for, you have to atone for. The consequences of his haughtiness, haughtiness मतलब घमंड, उसके घमंड का जो परिणाम था ना, वो at his services, उसके मास्टर ने उसको सारी सेवाओं से क्या कर दिया, डिस्पेंस कर दिया. ये तो एकदम रट लीजिए. रिड के साथ ऑफ लगता है, छुटकारा पाना. वॉर्ड के साथ ऑफ लगता है, डिस्पोज के साथ भी सिंगल वाला ऑफ लगता है, बट डिस्पेंस के साथ हम रट लेना विथ. These days everybody complains dash the high prices of commodities. बताओ आंसर पहले. देखो ऐसे ही लिख दो, आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अबाउट द टीचर. अगर आप किसी व्यक्ति को कंप्लेन कर रहे हो ना, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हो, टू टीचर के बारे में कर रहे हो अबाउट, और किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ भी लगा देते हो. ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में कर रहे हो ना तो अबाउट लगाना, और किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ भी होता है, अबाउट भी होता है. तो ये ही कंप्लेन्स अबाउट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, बट अबाउट नहीं है, ऑफ. ही इज कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक या ही इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक. विच मैगजीन डू यू सब्सक्राइब. टीचर्स बोलते हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, भर भर के लाइक्स दीजिए, इसको दूर दूर तक फैला दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे देख सके. सब्सक्राइब फॉर नहीं होता है. You have a subscription for, but which magazine do you subscribe to? Please subscribe to my channel. इन कहां से होगा? We must not carp. Carp करना मतलब हमेशा गलती निकालना. हमारे जो ancestors थे ना, उनके मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गलती, बहुत सारे लोग की हैबिट होती है ना, ये सारे हमारे पूर्वज करके गए हैं, तो कार्प विथ थोड़ी होगा. कार्प अबाउट, कार्प अबाउट, अबाउट द एरर्स, अबाउट किसी चीज को लेकर आप. अ प्रीफेस डैश अ बुक इंट्रोड्यूसेस द बुक. बताओ, प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, प्रीफेस का तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, प्रीएम्बल, प्रोलॉग. ओके, और क्या क्या का वर्ड है, अच्छा अच्छा बताया है ना. प्रीफेस तो है ही. एक ओ से अच्छा वर्ड बताओ जिसका मतलब होता है भूमिका, इंट्रोडक्शन. बताओ अच्छा वाला. वेरी गुड वेरी गुड, आ गया. ओवरचर, सबका मतलब होता है इंट्रोडक्शन. अ प्रीफेस टू द बुक, अ प्रोलॉग टू. प्रील्यूड भी होता है. हाँ, प्रील्यूड का मतलब भी होता है इंट्रोडक्शन. फॉरवर्ड, अरे भूल ही गई मैं. फॉरवर्ड का मतलब भी होता है इंट्रोडक्शन. दिस बुक, ये तो आराम से कर लोगे. दिस बुक डैश 5 sections. कंप्राइज, इस बुक में 5 सेक्शंस अलग अलग है. कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है ना, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, और कंपोज के साथ लगता है, और कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है, बट यहाँ तो नहीं है, तो हम कंप्राइज करेंगे. ये तो आप लोग को पता ही है ना, ये मेंस के बच्चों को नहीं बताना है. कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज का मतलब भी वही होता है, नहीं लगता है, और कंपोज के साथ भी लगता है. Autotomy is the ability of an animal
टू डैश अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एट विल। यहाँ विल मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है, एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए। यहाँ विल का मतलब है विल पावर, डिटर्मिनेशन, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने विल मतलब अपनी स्वेच्छा से, विल मतलब डिटर्मिनेशन की जगह विल पावर भी लिख सकते हैं, अपनी विल से, अपनी डिजायर से। तो ऑटोटोमी एक होता है, आप देखते हो कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, अपने बॉडी का कुछ स्किन को शेड करते हैं अपने आप, उनका बॉडी से स्किन कट ऑफ, कट डाउन तो नहीं होगा, कट डाउन का मतलब होता है कम होना, और कट ऑफ में डबल एफ आता है, कट ऑफ का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिमूव करना। अब मेरे को बताओ कि कास्ट अवे और कास्ट ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है? कास्ट ऑफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज को रिमूव करना, अनवांटेड है उसको आप रिमूव कर रहे हो, अनवांटेड। और ये वाला कास्ट अवे का मतलब होता है कोई भी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट करना, पुट असाइड, इग्नोर करना। तो यहाँ कुछ इग्नोर का सेंस नहीं हो रहा। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, अपने स्किन को झाड़ते हैं, शेड करते हैं अपने अपने शिकारी से, अपने आप को अटैकर से बचाने के लिए, तो दे रिमूव, शेड कर, गेट रिड ऑफ देयर कंट्री हैज नो मिनरल रिसोर्सेज टू स्पीक। उसके कंट्री के पास कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है जिसके बारे में वो बोल सके। स्पीक ऑन मत लगाना, किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो ना, ही इज स्पीकिंग ऑन करप्शन, किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, स्पीक ऑन। बट यहाँ पे उनके कंट्री के पास कुछ है ही नहीं जिसके बारे में वो बता सके, तो यू स्पीक ऑफ भी होता है और या स्पीक अबाउट भी होता है। जैसे यू कंप्लेन ऑफ या यू कंप्लेन अबाउट होता है ना, इसमें वही हो, तो अबाउट नहीं है। 15 तक करके ही छोड़ती हूँ, ठीक है, कल मैं बाकी का कंटिन्यू कर दूंगी। They have set out dash a journey to a hill station. क्या बाकी सारा सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो सब, मतलब पढ़ ही रहे होगे, पढ़ ही रहे होगे इंग्लिश, सबको लेके चलना है ना। सब में अगर एवरेज से ज्यादा स्कोर रहे तो बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को बहुत ज्यादा, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये तो पढ़ना ही है, कंप्यूटर, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है सही से। सेट देखो, सेट आउट का मतलब होता है कोई यात्रा वगैरह स्टार्ट करना, तो सेट आउट, दे हैव स्टार्टेड ऑन अ जर्नी, सेट आउट ऑन अ जर्नी। जैसे एक होता है किसी तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हो ना, तो पिलग्रिमेज लगा देते हैं, फॉर अ पिलग्रिमेज, वहां भी ऑन अ तीर्थ यात्रा, ऑन अ जर्नी। मेंस वालों को ना वो बहुत टॉर्चर करते हैं, दिवाली एंड ऑल बनाने नहीं देते। पिछले 3-4 साल से, 4-5-6 साल से दिवाली के समय ही मेंस होता है। आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के साथ अच्छी बात है कि आपका एग्जाम काफी अभी दिवाली के आसपास नहीं है, तो कभी कभी दिवाली के दूसरे दिन, तीसरे दिन ही एग्जाम हो जाता है। रिलीव के साथ, रिलीव होता है वर्ब, रिलीव के साथ ऑफ लगाना, और वो भी कौन वाला, रिलीव करना मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, टेम्पररी रिलीफ, राहत मिलना। तो रिलीफ के साथ डबल वाला एफ मत लगाना, सिंगल वाला लगा। अच्छा, इसमें दोनों में डबल दिया हुआ है, और दोनों ऐसा करना, एक को डबल एफ कर लो, ठीक है, एक को डबल एफ कर लेना और इसको काट के सिंगल होगा। और रिलीफ नाउन है, टेम्पररी राहत रिलीफ नाउन है, अगर नाउन फॉर्म में है तो ये लगाना, वर्ब फॉर्म में है तो सिंगल वाला, दोनों जगह आ गया डबल। ओके, तो चलो यहीं तक रखते हैं, रिलीफ के साथ आता है, क्योंकि अभी ना आगे भी करवाऊंगी तो होने वाला नहीं है, कितना है इसमें, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बहुत ज्यादा है।